स्टूडेंट वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डाई हाइड्रोजन। इससे पहले हमने डाई हाइड्रोजन बनाने का पूरा मेथड पढ़ लिया था। उसमें आपने दो मेथड पढ़ा हुआ है, दो तीन मेथड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसे बोश मेथड है ना। और उसके बाद फिर आपका कोल गैसीयकरण था, हाइड्रोकार्बन से आपका निर्माण विधि था जिसको आप लोग रिफॉर्मिंग अभिक्रिया भी कह रहे थे, स्टीम रिफॉर्मिंग। तो ये सारे बनाने की विधि हमने जान लिए हैं कि डिहाइड्रोजन को किस तरीके से बनाया जाता है। अब जानना है डाईहाइड्रोजन का गुण क्या है। तो भौतिक गुण अगर देखें तो ये गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होते हैं। इसके जो नॉर्मल है ना, नॉर्मलता जो एनटीपी पे है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे अगर देखा जाए, स्टैंडर्ड घनत्व जो इनका होता है वो 0.089 ग्राम पर लीटर का होता है। बहुत हल्की गैस होती है और लिटमस के प्रति ये उदासीनता देती है। ठीक है, ये अम्लीय और क्षारीय गुण नहीं देते, उदासीनता देते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का जो मतलब पीएच वैल्यू होता है वो 7 पे आता है। इसे उच्च दाब एवं निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है। क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इसका -252.5 डिग्री सेल्सियस पे, और जो मेल्टिंग पॉइंट है एमपी गलनांक वो -259.0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल में ये बहुत कम विलय होते हैं क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वो अध्रुवीय होती है। ध्रुवी का मतलब होता है जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या होते हैं, एक तरफ अलग अलग कोने पर आ जाते हैं। जैसे आपने चुंबक में देखा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, मतलब कि दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो इसमें क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक का कोई ध्रुव नहीं बनता, क्योंकि हाइड्रोजन में आपको मालूम है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इनमें ध्रुवीय प्रकृति नहीं दिखाई देती, अध्रुवीय होते हैं, जिसकी वजह से ये कम विलय होते हैं है ना। और आसानी से क्या होते हैं, जल से ये टूट जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से बंधन तोड़ लेते हैं। यह अत्यधिक दहनशील होते हैं। दहनशील का मतलब होता है ज्वाला देने वाले होते हैं, किंतु दहन में सहायक नहीं होते। ये मालूम है कि आपको जो दहन में सहायता कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। दहनशील हैं लेकिन ये स्वयं नहीं दहन करेंगे, जब इनको ऑक्सीजन मिलेगा तब इनमें ज्वाला उत्पन्न होगी, तब ये दहनशीलता करेंगे। तो दहन में सहायक नहीं होते लेकिन दहनशील वाले गैस होते हैं। तो अगर हम इसमें भौतिक स्थिरांक देखें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे परमाणु त्रिज्या इसकी कितनी है, आयनिक त्रिज्या इसकी कितनी है, ये आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा। ये भी एक तरह से आपके भौतिक जो आपके गुण आते हैं उसके अंतर्गत ही हैं। अगर आप इनमें से भी कोई पॉइंट लिखते हो तो भी सही है। अब जानते हैं रासायनिक गुणों को। तो रासायनिक गुणों में बहुत सारे रासायनिक गुण हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट रासायनिक गुण एक दहनशीलता का है। दहनशीलता ये होता है जिसमें उसमें इसे बर्निंग गैस क्यों कहा जाता है। तो मेन क्या होता है कि ये हवा या फिर डाई ऑक्सीजन के साथ जल कर नीले रंग का ज्वाला देता है। ठीक है, तो अगर ये फ्लेम करता है तो ये क्या करेगा, ज्वाला देगा और वाटर फॉर्म करता है, मतलब कि H2 + O2 ठीक है फॉर्म करता है, और 2H2O का इसका निर्माण करेगा। ये एक तरह का हल्के नीले रंग का ज्वाला देता है। तो ये दहनशीलता होती है। आगे अधातुओं से क्रिया। अधातुओं में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन से क्रिया होना, क्लोरीन से क्रिया होना, ऑक्सीजन से क्रिया करना, बहुत सारे हैं अधातुओं से क्रिया। अगर इसके अंतर्गत देखें तो पहला तो ये हो जाता है कि हाइड्रोजन से क्रिया करवाना, नाइट्रोजन परिवार से क्रिया कराना, ऑक्सीजन से क्रिया करवाना, इस तरीके से। तो पहले अगर देखें तो अधातुओं में कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, या फिर आपका ऑक्सीजन हो, या आप और जो भी चाहें, इसमें जितने भी अधातु हैं वो आप ले सकते हैं। क्रिया करवाना है H2 का, तो अगर आप कार्बन से क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन का तो आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है। याद रखना, जब भी हम कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, सेकेंड, नाइट्रोजन से अगर आप हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो आपको 4-5 चीज़ें मतलब 4 चीज़ें मिलती हैं जो एक क्रियात्मक समूह की होती हैं। एक अमोनिया, एमीन और एमाइड। फिर से बता रही हूँ, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का कनेक्शन होना या दोनों के बीच क्रिया होने से हमको क्रियात्मक समूह मिलती है। क्रियात्मक समूह होता है अमोनिया, एमीन, एमाइड। क्लियर हो रहा है।
ऑक्सीजन से क्रिया कराने पे हमें दो चीज़ प्राप्त हो सकता है, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक हमको हाइड जल, ठीक है। या तो हमको जल प्राप्त होगा या तो हमको भारी जल या फिर H2O2 प्राप्त होगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होगा, D2O भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो अधातुओं से क्रिया आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर ऐसा भी आप पेपर में लिखते हो तो वो गलत नहीं है बच्चों, वो भी सही है, उसमें भी मार्क्स मिलेगा। ये मैंने आपको ईजी वे पे समझाने की कोशिश की है। आप एक बार बुक में इसे देख भी सकते हो कि कार्बन से क्रिया, नाइट्रोजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया किस तरीके से, हाइड्रोजन से क्रिया, किसी भी हाइड्रोजन का, डाई हाइड्रोजन का अगर हम हाइड्रोजन समूह से क्रिया कराते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन समूह आपको मालूम है, मैंने बता रखा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17 समूह के 17 नंबर के आ रही है, 17 नंबर के जो समूह होते हैं उनके जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, तो उनको हम हाइड्रोजन समूह कहते हैं। इनमें से आप किसी की भी क्रिया करवा सकते हो, फ्लोरीन की करवा सकते हो, ब्रोमीन की करवा सकते हो, आयोडीन की करवा सकते हो। मैं क्लोरीन की करवा रही हूँ। तो जब भी हम हाइड्रोजन से डाई हाइड्रोजन का क्रिया करवाते हैं तो आपको अम्ल की प्राप्ति होती है। याद रखना, आपको हमेशा अम्ल की प्राप्ति होगी। तो क्या बनेगा? 2HCl, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्रिया बुक से भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी लिखते हो तो बहुत सही है। फर्स्ट, अधातु के लिए कार्बन से अभिक्रिया, कार्बन से जब डाई हाइड्रोजन की क्रिया होती है हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। दूसरा, नाइट्रोजन से क्रिया, नाइट्रोजन का जब डाई हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है, जो होता है अमोनियम, अमोनिया, एमीन, एमाइड। ऑक्सीजन का क्रिया, ऑक्सीजन का जब डाई हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो हमें दो पदार्थ प्राप्त होते हैं, या तीन होते हैं, तीन भी आप लिख सकते हो। पहला हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, दूसरा जल H2O, और तीसरा आपका ड्यूटेरियम D2O, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन से डाई हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं तो हमें अम्ल प्राप्त होता है, जैसे कि HCl, HBr, HiHF। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब आते हैं धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से कैसी अभिक्रिया करवाएंगे? धातु वो होती है जब तत्व अपने धन आयन में परिवर्तित होता है, उसे धातु कहते हैं। कोई तत्व अपने धन आयन में परिवर्तन हुआ उसे हम धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो वह अपनी धन आयन का निर्माण किया। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया तो अपने धन आयन में निर्मित हुआ। जो भी धन आयन एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, उसे हम धातु कहते हैं। अब धातु से क्रिया, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं, जितने भी आवर्त सारणी में एस समूह के जितने आपके तत्व हैं वो धातु हैं, शुद्ध धातु। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कॉपर, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, जितने भी हैं, सबसे आपने डाई हाइड्रोजन की जब क्रिया करवाओगे तो सभी के सभी का आप पहले भी पढ़ चुके हो रासायनिक अभिक्रिया के गुण निकालते समय, कि जब भी हम डाई हाइड्रोजन की क्रिया धातु से करवाते हैं तो धातु का क्या बनता है? धातु का हाइड्राइड बनता है। धातु का हाइड्राइड बनता है, मतलब सोडियम H2, पोटेशियम H2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल वे है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अपचायक गुण क्या होता है। अपचायक गुण, अपचायक गुण मतलब होता है अपचयन करने की प्रवृत्ति, मतलब हाइड्रोजन का निकल जाना, या ऑक्सीजन का निकल जाना और हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जुड़ता है ना, और ऑक्सीजन निकलता है, उसे हम अपचायक कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इसमें जैसे कि आपका हाइड्रोजन रिलीज होना, तो अपचायन मेथड को अगर हमें देखना होता है तो जब भी हम लोग ऑक्साइड फॉर्म लेते हैं, मतलब कि हम मेटल का ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मेटल का जब हम ऑक्साइड फॉर्म लेते हैं तो जैसे कि आपका आता है आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है,
सोडियम ऑक्साइड। तो ये जितने भी हैं, तो ये आपके जो मेटल के ऑक्साइड हैं, जब हम इसकी क्रिया H2 से करवाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बनता है, दो चीज़ बन सकते हैं। एक तो हमारा क्या हो सकता है कि Fe हमारा रिलीज़ हो जाएगा आयरन और H2O का निर्माण होगा। दूसरा क्या क्रिया हो सकता है कि FeOH मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और H प्लस निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेम यही चीज़ में आपको मिलेगा लेड आपको रिलीज़ होगा और H2O का निर्माण होगा, या तो आपको लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और H प्लस आयन फॉर्म करेगा। तो जितने भी अपचायक होते हैं, रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिलीज़ होना। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं हम उनको हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो हमको दो उत्पाद मिल सकते हैं। आपके बुक के अनुसार ये वाले उत्पाद बनाए गए हैं, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ जल का ही निर्माण नहीं, आप हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ। अब आते हैं हाइड्रोजनीफिकेशन के कारण। हाइड्रोजनीफिकेशन जो नेचर होता है या प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। हाइड्रोजनीफिकेशन क्या है? हाइड्रोजनीकरण है ना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कंटिन्यू हाइड्रोजन का जुड़ जाना, मतलब लगातार हाइड्रोजन परमाणुओं का या अणुओं का आपस में जुड़ना। हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण में जैसे कि कार्बन से हमारा H2 फॉर्म कर रहा है, तो ये बन रहा है आपका मैथीन, मतलब कि आपका मेथीन C डबल बॉन्ड H। क्लियर हो रहा है? अब फिर एक हाइड्रोजन आप ऐड कर दो, दो हाइड्रोजन और ऐड कर दिए, मतलब इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट आपका निकला इसमें आपने फिर से क्या किया? प्लस H2 बना दिया और जोड़ दिए, तो CH4 ये क्या बन गया? मीथेन। मैं फिर से इसको क्लियर यहाँ पे लिख रही हूँ। हाइड्रोजनीफिकेशन में बहुत सिंपल टेक्निक है हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्म करना, मतलब एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन, एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से एल्केन। ये तीन प्रोसेस आपको बहुत इजी लगेंगे। देखो यहाँ पे हमको कार्बन से अगर मैं रिएक्ट करवाती हूँ H2 का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म होगा CH2, ठीक है। तो अगर मैं इसे तोड़कर लिखूं तो इस तरीके से लिख सकती हूँ, कार्बन के 4 बंध होते हैं, मतलब 4 संयोजकता होती है और कार्बन 4 बंध बनाता है, 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक H और इस तरीके से एक H, तो ये कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड है ये H से डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि H क्या एक इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, तो ये वाले जो बॉन्ड है ये बिंदु में आ जाएंगे, ये वाले बंद बिंदु में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म कर रहा है। अब इसी सूत्र में मैं क्या करूँगी? और हाइड्रोजन ऐड करूँगी, मतलब यहाँ पे मैं प्लस H2 और कर दी, जो आपका उत्पाद निकला। तो यहाँ पे देखो CH4 हो गया, CH4 मैथाइन से आपके मैथेन में आ गया, मतलब कि एल्काइन से एल्कीन में फॉर्म कर रहा है। फिर मैं इसमें क्या करूँगी? और H डालते जाऊँगी, तो वैसे वैसे H की संख्या बढ़ती जाएगी कार्बन में, और जैसे ही H की संख्या बढ़ेगी, है ना, तो वो धीरे धीरे मीथेन से एथेन, एथेन से प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से वो कंप्लीट हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते रहेगा। तो यही होता है हाइड्रोजनीकरण। क्लियर हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डाई हाइड्रोजन के उपयोग होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, या फिर हमें अनुप्रयोग के नाम से ये दिया जाता है। तो एप्लीकेशन अगर दे या अनुप्रयोग दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम वही चीज़ पूछ रहा है। फर्स्ट पॉइंट है विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन हेतु ईंधन सेल में। तो जितने भी ईंधन सेल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी बैटरीज होते हैं, तो हम उनमें क्या करते हैं? हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। अमोनियम मैथिल अल्कोहल एंड संश्लेषित जो पेट्रोल होता है या उर्वरक होता है, जो आपका फर्टिलाइज़र है,
या धातु हाइड्राइड होता है, उन सभी का निर्माण होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो हाइड्रोजन 50% होते हैं वो हीलियम 85% का जो मिश्रण होता है, अगर सपोज हम बना रहे हैं कि 50% ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं या फिर हम हीलियम ले रहे हैं 85%, तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो वायुयान या फिर गुब्बारों में डाला जाता है। जो आपको बड़े बड़े दिखाई देते हैं ना कि पैरासूट जिसमें हम उड़ते, पैरासूट नहीं, जनरली वो जो गुब्बारे वाले टैंक होते हैं जिनमें हम घूमने जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को देखे होंगे, तो जनरली वो सारी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है द्रव्य हाइड्रोजन का जो द्रव्य ऑक्सीजन के साथ अगर मिला लें, मतलब कि हम अगर करते हैं वेपराइजेशन, तो ऊष्मा के रूप में, अगर वाष्प के रूप में हाइड्रोजन ले रहे हैं, वाष्प के रूप में अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो दोनों को अगर मिला दें तो रॉकेट ईंधन का निर्माण होता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे रॉकेट ईंधन का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद अगला वनस्पति तेल, जैसे कि डालडा है या फिर ये सब जो मतलब रिफाइंड ऑयल बनता है, उसमें हाइड्रोजनीकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। और वनस्पति घी, मतलब कि जितना भी डालडा है जो बोल सकते हैं, तो ये जो वनस्पति घी है उनके भी फॉर्मेशन के लिए हमें डाई हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। धातु कर्मियों के जो प्रक्रम होते हैं उनमें जो भारी धातु होता है उनके ऑक्साइडों को अपचयन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, मतलब उनको निकालने में ये मदद करेगा। वेल्डिंग की जितनी भी काम होती है, जैसे कि ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च है, ये सारी चीज़, या फिर परमाणु हाइड्रोजन टॉर्च है जो वेल्डिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें उतने खतरा नहीं होता अगर हम इस तरीके के टॉर्च का यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ पे हमको वेल्ड करना है वहाँ पे वो पॉइंट पे क्या होता है कि अपने जो ज्वलनशीलता है उसको वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। तो ज़्यादातर उपयोग इसके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी वेल्डिंग फॉर्म पे है उसमें किया जाता है। ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन का यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको एक बार आपको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नवजात हाइड्रोजन, नॉसेंट हाइड्रोजन होता क्या है? जनरली जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर साल आता है, कि जो अभिक्रिया के दौरान हमारा आयन निर्मित होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी हम अभिक्रिया ले रहे हैं, अभी हमने अभिक्रिया करवाया था जिसमें हमने सोडियम ऑक्साइड की क्रिया H2 से करवाया। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजनीकरण, या फिर इससे पहले जो सोडियम ऑक्साइड है या फिर आपका कोई भी धातु के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड आप ले लीजिए, तो ये जो आपका ऑक्साइड है धातु का, उसकी जब हम क्रिया H2 से करवाते हैं, तो यहाँ पे 2 H है, मतलब मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, और एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो NaOH का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम प्रबल क्षार बोलते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो ये एक H है वो क्या हो गया, वो रिलीज हो गया आयन में। ठीक है, H+ आयन में। ये जो H+ आयन है इसको हम क्या कहते हैं? नसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, मतलब नवजात हाइड्रोजन। ये जो नवजात हाइड्रोजन है, H+ आयन और H+ आयन जब आपस में मिलते हैं तो H एटम का, मतलब H परमाणु का निर्माण करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। और जब H परमाणु और H परमाणु आपस में मिलते हैं या संयोग करते हैं तो H2 का निर्माण करते हैं, मतलब कि ये क्या हो गया? अणु, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम मतलब परमाणु और अणु मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वर्क कर रहे हैं, मतलब कि परमाणु को निर्माण में जो काम आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं नसेंट हाइड्रोजन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इन योर टेक्स्ट बुक। बहुत अच्छे से ध्यान देना कि जो नॉसेंट हाइड्रोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है परमाणु फॉर्मेशन के लिए या एटम फॉर्मेशन के लिए। और जो एटम होंगे, जब आपका एटम बनेगा तभी ये क्या होगा? आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो नवजात हाइड्रोजन के आपको डेफिनेशन लिखने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप अपने नोट्स बनाइए, और कोई भी डाउट हो तो कभी भी आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो।